गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यूरिन फॉर्मेशन का जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे जाके देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट कराया था, जिसमें हमें टोटली 3 स्टेप पढ़ने थे। पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड होगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, आज हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन को देखेंगे। कहने का मतलब कि अलग अलग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से कौन कौन सी चीज रीएब्जॉर्ब होती है, कौन कौन सी चीज सेक्रीट होती है, उसको देखेंगे। पर लास्ट क्लास में जाने से पहले हमने क्या किया था, पहला स्टेप क्लियर कर लिया था, विच इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या था कि जब भी आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्लाज्मा आ रहा था, उस प्लाज्मा का 20% क्या कर रहा था, फिल्ट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। यानी कि आपने क्या किया, प्लाज्मा का कुछ फ्रैक्शन लिया जिसका वैल्यू था 20% ऑफ टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो मैंने आपको बताया था, एक किडनी के अंदर नॉर्मली पर मिनट, दोनों किडनी के अंदर मिलाकर अगर आप देखते हो, तो दोनों किडनी के अंदर आपको जो, जस्ट अ सेकेंड, दोनों किडनी के अंदर मिला के जो आपको, हाँ, दोनों किडनी के अंदर मिला के जो पर मिनट जितना प्लाज्मा जा रहा था, दैट वाज 600 ml पर मिनट। तो ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी, याद करने को आपको बोल करनी है। इसी का 20% जो आप क्या करते थे, उसको फिल्टर कर देते थे, उससे हम नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालते थे। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी यहाँ पर शुरू में, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था। मैंने कहा कहीं पर भी आपने यूरिन का फॉर्मेशन अगर याद रखना है, तो यूरिन का फॉर्मेशन के साथ साथ आपको हर जगह पर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी को भी याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा को जब आप देखते हो, तो प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी होती है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये आपको हमेशा याद करना है। तो आपका प्लाज्मा क्या करता है, हर हाल में जो ऑस्मोलैरिटी को प्रेजेंट या बनाता है, या जो उसके पास होती है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर मैंने आपको बोला था, जब आप प्लाज्मा को फिल्टर करने की कोशिश करते हो, तो पहली चीज जो कभी भी फिल्टर नहीं होगी, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरी चीज जो कभी भी फिल्टर नहीं होगी, दे आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी फिल्टर नहीं होंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट वैसे के वैसे ही ब्लड में ट्रेवल करते रहेंगे विदाउट गेटिंग फिल्टर्ड इनटू बोहेमियन कैप्सूल। पर फिल्ट्रेट जो भी आप बनाते हो, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी मैंने आपको बोला था कि याद करनी है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो जितनी भी फिल्ट्रेशन हो रही है, तो अगर मैं बोल सकता हूं, पहला स्टेप जब आप पढ़ते हो, तो फिल्ट्रेशन इज अकरिंग आइसोऑस्मोटिकली। कहने का मतलब है कि आइसोऑस्मोटिकली फिल्ट्रेशन आपको दिखाई देगा। यानी कि जो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है, वो बिल्कुल प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से मिलती होगी। फिर हमने क्या करा था, देखा था, जब आप फिल्ट्रेट बनाते हो, तो जब आप फिल्ट्रेट बनाते हो, तो कौन कौन सी चीजें फिल्ट्रेट में आती हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको फिल्ट्रेट के अंदर दिखाई देगी, दैट विल बी मेटाबोलाइट, जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड हो गया। फिर कुछ सॉल्ट्स और आयंस आपको दिखाई देंगे, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोराइड हो गया। फिर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी आपको मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड यूरिया और क्रिएटिनिन। तो यूरिया और क्रिएटिनिन तो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो हमें क्या करना है, इनको डायरेक्टली अपने नेफ्रॉन से पास कराना है, ताकि वो यूरेटर में चले जाएं और यूरिन का पार्ट बन जाए। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट वर दी डिफरेंट फैक्टर जो डिसाइड करेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस रेट पे होगा या कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया था, 3 प्रेशर आपको याद करने थे। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बताया था, जो ए फ्रंट आर्टीरियल का डायमीटर बहुत बड़ा था, ई फ्रंट आर्टीरियल का डायमीटर बहुत छोटा है, इसीलिए ब्लड हमेशा ग्लोमेरुलर कैपिलरी में रुकेगा, उसको आगे जाने में दिक्कत होगी। तो कैपिलरीज के अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, जिसको आप बोलते थे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 60 मिलीमीटर मरकरी। फिर ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था। ये क्या कर रहा था कि आपके प्लाज्मा प्रोटीन जो यहाँ पर आपके ब्लड में प्रेजेंट थे, वो क्या करेंगे, अपने साथ कुछ वाटर को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ब्लड में कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू आपको प्लाज्मा प्रोटीन भी दिखाई देगा, जिसको आप बोलते हो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर आपको बताया था मैंने, क्योंकि फिल्ट्रेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, 24 घंटे चलता रहता है, तो आपका कैप्सूल क्या होता है, हमेशा इट इज फिल्ड विद फिल्ट्रेट। तो आने वाला जो फिल्टरेट है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ज्यादा प्रेशर से आना पड़ेगा, ताही वो तभी वो फिल्ट्रेट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है। देखो, तो कैप्सूल में ऑलरेडी प्रेजेंट जो फ्लूइड है, जो कैप्सूल की वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये दोनों प्रेशर अपोज कर रहे थे। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा था, फेवर कर रहा था फिल्ट्रेशन को। तो हम दोनों को अगर डिफरेंस ऐड करके 60 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास
नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 60 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पहले स्टेप के अंदर। फिर आज हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। तो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसको हम लिखेंगे, तो मैं सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को एक साथ रखूंगा। ठीक है, मैं सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को एक साथ रखूंगा, तो हमें सीखना है उसको। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा जो होगा दैट विल बी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हमें देखना है, किसकी चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और दूसरा जो होगा एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी है यहाँ पर। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन हम यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, इससे पहले कि आप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का मतलब क्या है। तो कोई भी चीज नेफ्रॉन से निकल के ब्लड में जाएगी, या ब्लड वेसल में जाएगी, या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाएगी, तो दिस विल बी कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। कोई चीज उठकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में आएगी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही काम करेंगे जो हमने पहले से करा शुरू से। तो हम क्या करेंगे, एक नेफ्रॉन को बनाने की कोशिश करेंगे फिर से। तो मैंने ये नेफ्रॉन बनाया, तो अगर आप नेफ्रॉन देखते हो तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड बॉयमैन कैप्सूल। अब बॉयमैन कैप्सूल को अगर आप ब्लड सप्लाई देख रहे हो तो वो ऐसे जा रही है। तो हमने हर जगह पे ऐसे बनाया था, यहाँ से ब्लड आने की कोशिश करेगा, दिस विल बी एफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टीरियोल। और बीच में ये जो कैपिलरी सी, दे आर कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। रेड से मैंने बनाया ब्लड वेसल, आप समझ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, प्लाज्मा। ऑफ कोर्स यहाँ पे पोरोसाइट से और यहाँ पे पोडोसाइट से, तो प्लाज्मा क्या होगा, फिल्टर होगा। अच्छा, हम जगह हर जगह पे ऑस्मोलैरिटी भी लिखेंगे। तो ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की कितनी थी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पर यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी अगर आप देखोगे दैट इज आल्सो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ऑस्मोलैरिटी आपको हर जगह पे चेक रखनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आप फिल्ट्रेट को ला रहे थे, उसके अंदर आपके पास क्या था, ग्लूकोज था, उसके अंदर अमीनो एसिड था, उसमें सोडियम था, उसमें पोटाशियम था, क्लोराइड था, या सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड भी लिख सकते हो आप। उसके अंदर बहुत सारे बाई कार्बोनेट थे, उसके अंदर यूरिया भी था और क्रिएटिनिन भी था। ठीक है, अब ये सारा जो फिल्ट्रेट था, यहाँ पर आपने देखा तो ये भरा हुआ था पूरा फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट क्या करेगा, दिस विल मूव डाउन दी नेफ्रॉन, ये नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ अगर जाएगा तो जो थोड़ा सा नैरो होता हुआ पार्ट, आपको पहला पार्ट जो नेफ्रॉन का दिखाई देगा, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। मैंने आपको बताया था जब आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल देखते हो तो दिस इज लाइंड बाय स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल, जिनका अगर आप एपिकल सरफेस देखोगे उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको स्पेशल ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देंगे। तो दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माइक्रो, ये माइक्रोविलाई आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या देखना है, अब इस माइक्रोविलाई क्या करेगा, आप जानते हो हर जगह पे कहीं पे भी माइक्रोविलाई होगा तो रीएब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ाएगा। तो ये हमें याद रखना है। मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ कि पीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, लूप ऑफ हेनले में किसका होगा, डीसीटी में किसका होगा, कलेक्टिंग टिब्यूल में किसका होगा। हम सब कुछ इकट्ठा लेके चलेंगे। तो मैं देखूंगा पीसीटी से किसका एब्जॉर्प्शन किसका सिक्रीशन हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में क्या रीएब्जॉर्ब क्या सिक्रीट हो रहा है, डीसीटी में क्या रीएब्जॉर्ब क्या सिक्रीट हो रहा है, और कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर क्या सिक्रीट हो रहा है। अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, इसी को एक ही साथ देके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप ये भी जानते हो इसके अगला जो पार्ट आएगा नेफ्रॉन का, वो क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो पहले मैं एक नेफ्रॉन बना लेता हूं, फिर हम इसको आगे देखेंगे। तो अभी चलो यहां तक देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज गोइंग टू बी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक कॉन्टिन्यूटी में बनाता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज लूप ऑफ, ये आपने देखा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब आप प्लाज्मा को फिल्टर करते हो तो एक्सीडेंटली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे मेटाबोलाइट जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है वो भी फिल्टर हो जाते हैं। तो आप नहीं चाहते कि उनको, अब आयंस आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स तो यही है ना, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड, इनको आप अपने यूरिन से पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दोगे तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और पीएच दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो लाइफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो कि जितना भी फिल्ट्रेट आपने बनाया, अच्छा ये मैंने बताया था आपको, पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बनता है, 120 टू 125 ml पर मिनट, इसी को आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड जीएफआर। तो एक ही जगह पे हमने सारी चीजें लिख ली। अच्छा, यहाँ पे प्लाज्मा कितना आ रहा था, 600 ml पर मिनट।
600 ml पर मिनट, 20% मैंने उसको फिल्टर कर दिया, तो 120 ml पर मिनट मेरे को फिल्टर रेट आ रहा है। अब अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना दी, या पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को अगर मैं और अच्छे तरीके से बोलूं कि दिस इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ इफरेंट आर्टीरियल। तो अगर आप इफरेंट आर्टीरियल को देखोगे तो इसी का कंटिन्यूएशन होगा, विच इज गोइंग टू बी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो इफरेंट आर्टीरियल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी निकलेगी, जो किसको सराउंड कर लेगी, आपके आपके पीसीटी को। इवन लूप ऑफ एनलेट, डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल, ये सबको सराउंड करेगी। तो इसको साथ साथ देखेंगे हम, ठीक है। इसको मैं और ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, बस इसको अलग से बना दूंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज है जो यहां से रीएब्सॉर्ब हो रही है। तो मैं पहले पीसीटी से रीएब्सॉर्प्शन देख लेता हूं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो जो चीजें आपको चाहिए उसको रीएब्सॉर्ब करोगे। तो आपको याद करना है कि यहां से सबसे पहले जो रीएब्सॉर्ब होगा, तो दैट विल बी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड, तो 100% क्या होगा, ग्लूकोज एंड 100% अमीनो एसिड जो होंगे, दे विल बी रीएब्सॉर्ब फ्रॉम पीसीटी। तो पीसीटी से मैं रीएब्सॉर्प्शन लिख रहा हूं यहाँ पर। फिर अगला क्या होगा, तो यहां से आपने रीएब्सॉर्ब कर दिया। ऑलमोस्ट रिमेंबर कि 65% ऑफ सोडियम, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड भी लिख दूंगा मैं, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, पर यहां से आप मेजरली याद रखोगे सोडियम क्लोराइड। तो ये आपने देखा। तो दूसरा क्या चीज आपका एब्जॉर्ब हुआ, तो पहली चीज तो ये एब्जॉर्ब हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, 60% सोडियम एब्जॉर्ब हो गया। अब 65%, सॉरी 65% हो गया। तो 65% जब सोडियम जाएगा तो अपने साथ किसको लेके आएगा, वाटर को भी लेके आएगा। तो यहाँ पर Na+ लिख देता हूं मैं। तो यहाँ से 65% क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहे थे मेजर, बाई कार्बोनेट। तो कुछ बाई कार्बोनेट्स क्या होंगे, तो दे विल बी एब्जॉर्ब इन दिस सर्कुलेशन। तो ऑलमोस्ट 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 90% जो होते बाई कार्बोनेट भी क्या हो जाएंगे, री एब्जॉर्ब। पर बाई कार्बोनेट के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ H+ आयन सिक्रीशन, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, इनसिग्निफिकेंट होता है यहाँ पर आप लिखोगे कि दे विल बी सिक्रीटेड। तो अब मैं दिख रहा हूं, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन तो मैंने लिख लिया। अब पीसीटी में सिक्रीशन देख लेते हैं किस चीज का हो रहा है। तो मैंने आपको बोला सिक्रीशन का मतलब है कोई भी चीज नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगी तो दिस विल बी कॉल्ड सिक्रीशन। तो सिक्रीशन को आप देखोगे तो सिक्रीशन विल बी ऑफ व्हाट, H+ आयन। तो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहला विल बी H+ आयन। अच्छा, आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में तो यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ यूरिक एसिड आल्सो। क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पर क्या होगा, यूरिक एसिड, और भी ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। तो दे आर नॉट फिल्टर्ड इनटू योर प्लाज्मा, बट दे आर थ्रोन इनटू व्हाट, इनटू दिस पीसी। तो दो मेजर चीजें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरिक एसिड और भी कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है। तो दिस इज आल्सो सिक्रीटेड इन योर नेफ्रॉन। तो अगर आप पीसीटी की वैल्यू पढ़ते हो तो पीसीटी के क्रॉस आपको ये दो एक्टिविटी दिखाई देंगी। तो मैं इसको बॉक्स कर देता हूं ताकि आप इसको समझ पाओ, ठीक है। तो आप पीसीटी को अगर आप देखोगे तो दिस विल बी लाइक दिस। तो पीसीटी के क्रॉस ये एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड का हो रहा है। 65% क्या होगा, सोडियम, और 65% वाटर का होगा। 90% बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब होंगे। यूरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड और H+ आयन सिक्रीट होंगे। तो मैंने ये लिखा है सिक्रीशन, ठीक है। हम एरो से भी बना रहे हैं वहां पर, हम वहां पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा इस पार्ट से क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब और सिक्रीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब याद रखो, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट पहुंच रहा था उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300। और यहाँ पे भी जो फिल्ट्रेट पहुंच रहा है आपके अर्ली पार्ट ऑफ लूप ऑफ एनले में, उसकी भी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। तो आपको याद रखना है कि जितना भी पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा, दैट विल आल्सो बी आइसोऑस्मोटिक इन नेचर। आइसोऑस्मोटिकली रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा है, आपको याद रखना है पीसीटी में। तो अगर मैं बोलूं प्लाज्मा को कंपेयर करो और फिल्ट्रेट, तो अगर मैं बोल रहा हूं प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पर कैप्सुलर फिल्ट्रेट की अगर आप देखोगे तो कैप्सूल, बॉयमैन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट था उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। पर पीसीटी में भी जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, दैट इज 300। तो ये आपने देख लिया। तो आपसे पूछेगा कि नेफ्रॉन के लूप ऑफ एनले में जो फिल्ट्रेट एंटर करता है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। तो ये फिल्ट्रेट क्या करेगा,
लूप ऑफ एनले में जाएगा, और नीचे अगर आप बेस ऑफ लूप ऑफ एनले में देखोगे तो देयर विल बी हेयर पिन टर्न, तो देयर विल बी व्हाट, दिस विल बी हेयर पिन टर्न, तो दिस इज हेयर पिन टर्न, तो दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ एनले या असेंडिंग लिंब ऑफ एनले। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ एनले। ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ हो गया, ये कौन सी लिंब हो गई, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखो, एक चीज याद आपको रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर कि दिस डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले जो होता है, that is permeable to water only, that is permeable to water only, आपको याद रखना है, पर दिस इज impermeable to सोडियम। ठीक है, इट इज impermeable to सोडियम। पर अगर आप इसको देखोगे यहां पर, अगर इसको देखोगे आप असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले को अगर आप देख रहे हो, तो दिस इज permeable to electrolyte like sodium, potassium and chloride, but impermeable to water। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि जब यहां से फिल्ट्रेट आ रहा है, ऑफकोर्स फिल्ट्रेट में अभी कितना सोडियम बचा है, 35% सोडियम भी बचा हुआ है, कितना बचा है, 65% आपने एब्जॉर्ब कर लिया, 35% आपको सोडियम को अभी और अप्रोक्सीमेटली और एब्जॉर्ब करना है। तो जब आप यहां से देखते हो, तो ये वाला जो लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब, इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज ओनली परमिएबल टू वाटर, यानी कि यहां से वाटर निकल सकता है, सॉल्ट नहीं जा सकता, तो यहां से वाटर निकलेगा। पर मैं यहां पे बता रहा हूं, पर अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां से सोडियम नहीं जा सकता, ये गेट है, दिस इज क्लोज फॉर सोडियम, तो आपको याद रखना है। तो आप अगर इमेजिन करो, अच्छा पहले मैं इस नेफ्रॉन को आगे का पार्ट भी बना देता हूं ताकि हम सीखते जाएं। ठीक है, तो ये मेरा जो पार्ट होगा, दैट विल बी डीसीटी, और ये जो इवेंचुअली मेरे पास पार्ट आएगा, तो जो आप पढ़ते हो ऐसे, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड कलेक्टिंग, तो ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट। तो हम सारी चीजों को देखेंगे अभी कैसा हो रहा है। अच्छा एक चीज और आप याद रख लो कि जब भी आप एक नेफ्रॉन बनाते हो, तो नेफ्रॉन को आप दो पार्ट में ब्रेक डाउन करते हो, मतलब दो रीजन्स में आप उसको डिवाइड करते हो। ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन रहेगा, तो ऊपर वाला रीजन जहाँ पे पीसीटी डीसीटी होंगे, दिस विल बी इन कॉर्टेक्स, ये कहाँ होगा, दिस विल बी इन कॉर्टेक्स, और ये दूसरा जो पार्ट होगा, दैट विल बी इन मेडुला, और इवेंचुअली यहाँ से जो भी आपको एक्सक्रीशन दिखाई देगा, दिस विल एंटर इनटू यूरेटर। वापस अभी हम वहां पर आते हैं, वहां तक पहुंचे नहीं अभी हम। तो आपने क्या किया, अब आप ऐसा सोचो, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ रहा है, अगर मैं उसमें से वाटर निकाल दूं, तो फ्लूइड कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड का मतलब हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो सपोज मैंने बोला आपको एक बीकर ले लिया आपने, ठीक है, उसमें आपने बहुत सारा वाटर डाल दिया और बहुत सारा सोडियम भी आपने डाल दिया, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की कोई ना कोई ऑस्मोलैरिटी होगी, ठीक है। पर अगर मैं इसमें से वाटर निकाल दूं, तो पर 100 ml जो होगा सोडियम, पर 100 ml ऑफ वाटर सोडियम बढ़ जाएगा, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, जब फिल्टर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले में जा रहा है, तो वहां से वाटर एस्केप हो रहा है, तो जब वाटर एस्केप होगा तो क्या होगा, इस फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी है, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिस विल इंक्रीज। तो होगा क्या, तो जब आप देखोगे एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि जैसे ही आप डाउन द लिम्ब ऑफ एनले जाते हो या डाउन द लूप ऑफ एनले जाते हो, तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट विल इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो इससे यहाँ से वाटर निकल गया 400 हो गई, और वाटर निकल गया 600 हो गई, और वाटर निकल गया 800 हो गई, और वाटर निकल गया 1000 हो गई। बेस पे जाते जाते जो ह्यूमन किडनी के अंदर आपको दिखाई देगा, दैट विल बी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये आपको वैल्यू दिखाई देगी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो यहां से जो फिल्ट्रेट जा रहा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, 1200 पर मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो आपसे बोलेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले के अंदर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले के अंदर जब फिल्ट्रेट एंटर करता है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, दैट इज 1200। तो उसकी परमेबिलिटी सिर्फ किसके लिए होती है, डिसेंडिंग लिम्ब वाले की, ओनली फॉर वाटर। पर अभी आपको याद रखना है, पर जब आप इस सेगमेंट में आ रहे हो, तो दिस सेगमेंट विल नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर, दिस इज वाटर टाइट, दिस इज वाटर टाइट। तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर भी कौन से सेल होंगे, यहाँ पर स्पेशल तरह के सेल्स हैं, दीज आर क्यूबॉइडल सेल। पर यहाँ पे जो वो थिन पार्ट था, वहां पे स्क्वेमस सेल थे। पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से क्या होगा, अगर आप इस रीजन में देखोगे,
तो यहाँ पर आपको जो भी सेल्स दिखाई देंगे, जितने भी क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, उनके ऊपर एक स्पेशल तरीके का ट्रांसपोर्टर होता है। क्या होता है? उसके ऊपर एक स्पेशल तरीके का ट्रांसपोर्टर होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ, तो ये जो ट्रांसपोर्टर होता है, ये बेसिकली क्या करता है, दिस विल अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो चैनल्स होते हैं, दीज चैनल, तो मैं ग्रीन वाला जो चैनल है इसको बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड चैनल। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड चैनल। ये बेसिकली क्या करता है, इस फिल्ट्रेट में से उठा के क्या पंप करेगा बाहर? ये क्या बाहर पंप करेगा? सोडियम पंप करेगा। और क्या पंप करेगा? पोटाशियम पंप करेगा। तो ऑफ कोर्स जब सोडियम आएगा तो उसके पीछे क्लोराइड भी आएगा, और पोटाशियम आएगा तो क्लोराइड भी आएगा। तो यहां पर क्या होगा, आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड, ये दो चीजें आपको दिखाई देंगी। तो जब आप यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ रहा था, अब फिल्ट्रेट क्या आ रहा है? अब फिल्ट्रेट जो आ रहा था, दिस वाज हाइपरटोनिक टू योर प्लाज्मा। तो यहाँ पर बेस पे अगर आप देखते हो, तो ये जो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है, दैट इज 1200। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले पे कितनी है? 1200। तो अगर आप कंपेयर करोगे, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 300 पर यहाँ पे फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 1200। तो ये कैसा हो गया? हाइपरटोनिक टू योर प्लाज्मा। पर यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो एक्टिवली क्या हो रहा है, ये सेल्स क्या करते हैं? बाहर पंप करते हैं। हमेशा याद रखना, सोडियम का कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट होगा, इट विल नेवर बी पैसिव, दैट इज ऑलवेज बी एक्टिव। तो पोलर मॉलिक्यूल है, इनका ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव होगा। तो ये वाले सेल्स क्या करते हैं? बेसिकली बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं टू पंप आउट सोडियम एंड क्लोराइड। तो होता क्या है, अब जो फिल्ट्रेट आ रहा था उसमें से मैं सोडियम और क्लोराइड निकालना स्टार्ट कर दूं, तो ऑस्मोलैरिटी फिर से कितनी स्टार्ट होगी? ऑस्मोलैरिटी वापस बैक टू नॉर्मल जाने स्टार्ट होगी। अब आपने क्या किया, तो अब यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होगी, दिस विल स्टार्ट टू इंक्रीज। तो होगी यहाँ पे 1000 हो जाएगी, यहाँ 800 हो जाएगी, यहाँ पे 600 हो जाएगी, यहाँ पे 400 हो जाएगी, यहाँ पे 300 हो जाएगी। और ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट पहुंचेगा अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी में, उसकी ऑस्मोलैरिटी जो होगी, दैट विल बी 150 टू 200। दैट इज 150 टू 200। तो आपसे पूछेगा, सबसे ज्यादा हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट कहां पे बनता है या कहां पे मिलता है आपको? तो हाइपोटोनिक का मतलब जिसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहां पर आपने देख लिया, तो ये हो गया फ्रैक्शन। अच्छा, याद रखना कि जब आपने पीसीटी पढ़ा, तो 65% सोडियम आपने क्या कर दिया? वहां से रीअब्सॉर्ब कर दिया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 टू 20% क्या होता है? तो दिस विल बी एब्सॉर्ब फ्रॉम व्हाट? दिस विल बी एब्सॉर्ब फ्रॉम ऑलमोस्ट 15% जो सोडियम है, तो दिस विल बी एब्सॉर्ब फ्रॉम योर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम योर असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये आपको याद रखना है। तो ऑलमोस्ट अभी तक आप कितना सोडियम एक्सक्रीट कर चुके हो? 80% एक्सक्रीट कर चुके। तो 65 पीसीटी से, असेंडिंग पार्ट से 15%, बाकी अभी आपको कितना एब्सॉर्ब करना है? ऑलमोस्ट 19 टू 20% और एब्सॉर्ब करना है। तो अब क्या होगा, आप किस में जाओगे? अब आप अगले पार्ट में जाओगे जहां पर फिल्ट्रेट पहुंच गया है, तो दैट विल बी 15, दैट इज जिसकी ऑस्मोलैरिटी है 150 टू 200। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं, ये क्या है? दीज आर ऑल क्यूबॉइडल सेल्स विच आर लाइनिंग दी डीसीटी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब आप डीसीटी पढ़ते हो और कलेक्टिंग टिब्यूल पढ़ते हो, तो दोनों स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है? सेम है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मैं यहाँ पर अंदर की तरफ नहीं बना रहा हूँ, बाहर की तरफ सेल बना रहा हूँ। तो ये क्या है? दीज आर ऑल व्हाट? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स विच आर लाइनिंग योर डीसीटी एंड योर कलेक्टिंग टिब्यूल। ठीक है। तो कुछ पार्ट ऑफ कलेक्टिंग टिब्यूल कॉर्टेक्स में होता है और कुछ पार्ट मेडुला में, आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब क्या हुआ। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट पहुंचेगा, याद रखना आपको, अब डीसीटी जो और एडीएच में, सॉरी, डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल में जितनी भी एक्टिविटी है फॉर एब्सॉर्बिंग सोडियम एंड वाटर, दैट इज गोइंग टू बी हार्मोन डिपेंडेंट। तो जब आप डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल में आते हो, तो दो हार्मोन का रोल आपको पढ़ना है। पहला हार्मोन जो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से आएगा, आपके किडनी के ऊपर। तो अगर मैं आपकी किडनी देखूं, तो किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर ग्लैंड है जिसको आप बोलते हो सुप्रारीनल ग्लैंड। ये सुप्रारीनल ग्लैंड क्या करता है? उसके दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, जैसे किडनी का बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। ऐसे ही अगर आप ये देख रहे हो सुप्रारीनल ग्लैंड, तो उसका बाहर वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है? ये एक स्पेशल तरीके का हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। तो दिस इज स्टेरॉन। तो आपको वर्ड याद होगा कि स्टेरॉन, मैंने बताया था स्टेरॉइड के लिए आप यूज करते हो।
तो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली क्या करता है, थ्रू योर जनरल सर्कुलेशन दिस विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड योर डीसीटी। तो ये जो डीसीटी होगा, दिस डीसीटी सेल दे आर हैविंग रिसेप्टर फॉर व्हाट, एल्डोस्टेरॉन। तो दे आर हैविंग रिसेप्टर फॉर एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो एल्डोस्टेरॉन पे जैसे ही ये बाइंड करता है, ये डीसीटी सेल पर जैसे ही एल्डोस्टेरॉन बाइंड करता है, तो ये डीसीटी सेल क्या करते हैं, दे विल बी स्टार्टिंग टू पंप आउट व्हाट, दे विल स्टार्ट टू पंप आउट, दे विल स्टार्ट टू पंप आउट लॉट ऑफ सोडियम। तो सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है फ्रॉम डीसीटी, इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन एल्डोस्टेरॉन। और जब आप जानते ही हो, अब सोडियम जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाटर टाइट रीजन नहीं है, तो यहाँ से वाटर भी जा सकता है। तो आपको याद रखना है, तो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम द डीसीटी। तो दिस इज, तो मैं अगर बोल रहा हूं तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन आपको देखना है। तो ये एल्डोस्टेरॉन क्या करा रहा है, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो आपसे दो चीजें पूछेगा, पर सेम टाइम पर दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम। तो आपको याद करना है, तो ये क्या करता है आपका, यहां से पोटाशियम को भी क्या करेगा, अब एंटर कराना स्टार्ट करेगा। तो आपके डीसीटी में, तो यू आर गोइंग टू हैव सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम। ये आपको कभी नहीं भूलना, एल्डोस्टेरॉन का प्राइमरी काम सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराना नहीं है, इसको पोटाशियम को सिक्रीट कराना है। तो के प्लस आयन आप देखोगे, Na प्लस को रीएब्जॉर्ब करा दिया, वाटर पीछे पीछे आएगा। वाटर इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर सोडियम एज कंपेयर टू पोटाशियम। तो जहां पे भी सोडियम जाएगा तो पीछे पीछे वाटर चला गया, ठीक है। पोटाशियम आप जाओगे, तो अब आप क्या कर रहे हो, तो दिस इज पंपिंग आउट मोर सोडियम। तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर जो हो जाती है, दैट इज अराउंड 300, ठीक है। पोटाशियम का सिक्रीशन हो गया, और मोर ओवर क्या होगा, इस डीसीटी पे जितने भी सेल्स हैं, दे आर आल्सो हेल्पिंग इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H प्लस आयन। तो आपको याद रखना है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15% जो सोडियम है, दैट इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब फ्रॉम डीसीटी। तो 65%, तो आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम सोडियम रीएब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो आप क्या बोलोगे, पीसीटी। उसके बाद आया लूप ऑफ एनले, और उसके बाद क्या आया, डीसीटी। डन। फिर आपने क्या करा, फिर दूसरा हार्मोन जो आपको पढ़ना है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एडीएच। ये कहां से आएगा, आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस से, ठीक है। सॉरी, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से आएगा, पर दिस इज स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो अगर आप इसको देखोगे, तो इसको मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो आपके ब्रेन के अंदर एक स्पेशल तरीके का डायनसेफेलॉन का एक पार्ट है, जिसको आप बोलते हो हाइपोथैलेमस। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है व्हिच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एडीएच, या डॉर्सल हाइपोथैलेमस आप बोल सकते हो। तो एडीएच क्या करता है बेसिकली, दिस इज गोइंग टू बाइंड विद दिस सेल्स। ये भी क्या करेगा, अब कलेक्टिंग टिब्यूल की सेल से बाइंड करेगा, ठीक है। और किससे बाइंड करेगा, डीसीटी की सेल से बाइंड करेगा। पर ये क्या करता है, जैसे ही यहाँ पर बाइंड करता है, तो दिस इज हेल्पिंग इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। तो आपसे बोलेगा कि एडीएच क्या करेगा, दिस इज हेल्पिंग इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। इसका सोडियम और पोटाशियम से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ किससे लेना देना है, इसका सिर्फ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन से लेना देना है। तो आप खुद इमेजिन करो, अच्छा अब ये जो अर्ली पार्ट ऑफ कलेक्टिंग टिब्यूल में जो फिल्ट्रेट आ रहा था सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के बाद, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 300। आप सोडियम निकाल रहे हो, वाटर निकाल रहे हो, ठीक है। तो और पोटाशियम ऐड कर रहे हो, तो ऑस्मोलैरिटी 150 टू 200 से कहां चली जाएगी, 300। पर जब फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, कॉमन सेंस है, जब फिल्ट्रेट यहाँ पे जा रहा है, तो उसमें कुछ सोडियम भी है, उसमें कुछ सोडियम है, कुछ कुछ पोटाशियम भी है। तो आप यहाँ पर देखोगे, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ सोडियम पोटाशियम, और हमेशा याद रखना यहाँ पर थोड़ा सा एल्डोस्टेरॉन भी काम करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन क्या करा रहा है, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करा रहा है ना। तो 3 से 4% जो होगा सोडियम, वो कहां से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, आपके कलेक्टिंग टिब्यूल से। पर एडीएच किसकी एब्जॉर्प्शन करा रहा है, सिर्फ वाटर की। तो यहां से जब फिल्ट्रेट जा रहा है, तो देयर इज मोर लॉस ऑफ वाटर। तो क्या होगा, जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इवेंचुअली जो आप यूरिन पास करते हो आइडियल सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो सपोज आपने ये यूरिन का ड्रॉप बनाया, इसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर
लीटर। तो अंडर नॉर्मल आइडियल सर्कमस्टांसेस जो आप यूरिन पास करते हो उसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो यूरिन के बारे में दो तीन चीजें याद रखना। तो यूरिन में क्या क्या निकलेगा देखो, तो यूरिन के अंदर जो आपने यूरिया और क्रेटिनिन डाला था, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, वो कहीं से रीएब्सॉर्ब हुआ नहीं क्योंकि आपकी किडनी बनी इसके लिए। आपकी किडनी के अंदर आपके यूरिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1% क्या हो जाएगा, सोडियम आयन भी प्रेजेंट होंगे। ऑफ कोर्स वाटर तो होगा ही, उसके साथ साथ कुछ पोटाशियम और H+ आयन भी होंगे और कुछ बाई कार्बोनेट आयन भी होंगे। तो ये आपके यूरिन का कंटेंट हो गया। अच्छा, अगर मैं यूरिन का पीएच देखूं, ऑस्मोलैरिटी तो आपने देख ली, जो आपने यूरिन बनाया उसकी ऑस्मोलैरिटी तो आपने देख ली कितनी है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पर आप पीएच देखते हो तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो पीएच होता है यूरिन का दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक इन। तो आपको बोलेगा कि दो हार्मोन बताओ जो आपके नेफ्रॉन पे काम करते हैं टू सिंथेसाइज यूरिन या टू एक्सक्रीट आउट टू मेक यूरिन। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पहला एल्डोस्टेरॉन कहां से आ रहा है, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से आ रहा है। दूसरा क्या, एडीएच से आ रहा है जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, पर बन किस में रहा है, डोर्सल हाइपोथैलेमस में बन रहा है। फिर आप क्या बोलोगे, एडीएच का काम क्या है, सिर्फ वाटर को रीएब्सॉर्ब कराना। ठीक है, पर एल्डोस्टेरॉन का जो काम है दैट इज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एज वेल एज वाटर एज वेल एज एक्सक्रीशन और सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, अच्छा आपने ये पढ़ा है, तो आपने एक डिजीज का नाम भी सुना होगा विच इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एडीएच। मान लो कोई पेशेंट है जिसका डोर्सल हाइपोथैलेमस अब ये हार्मोन नहीं बना रहा एडीएच, तो आप समझ सकते हो कि अगर वो एडीएच नहीं बना रहा, तो सपोज ये कलेक्टिंग टिब्यूल है, ये क्या है, दीज आर एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर लाइनिंग कनेक्टिंग टिब्यूल। तो ये सेल्स क्या करते हैं, जैसे ये एडीएच के साथ बाइंड करते हैं दे विल स्टार्ट टू रीएब्सॉर्ब वाटर। तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन है। अब देयर इज नो एडीएच, अगर मैं बोलूं इफ देयर इज नो एडीएच देयर इज नो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये पेशेंट क्या करेगा, अब वाटर को रीएब्सॉर्ब ही नहीं करेगा, तो वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा तो वाटर क्या करेगा, अब ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे पेशेंट का जो यूरिन हो जाएगा दैट विल बी डाइल्यूट यूरिन। तो ऑलमोस्ट जो पेशेंट पास करता है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट यूरिन। तो नॉर्मली हम कैसा यूरिन पास करते हैं, कॉन्सन ट्रेटेड। पर अगर ऐसा पेशेंट हो आपके पास जिसके पास एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा यूरिन पास करेगा, ही विल बी पासिंग आउट डाइल्यूट यूरिन। तो उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन विल बी कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। तो नीट का क्वेश्चन है, आपको याद करना है, दो तरह की डायबिटीज होती है, एक डायबिटीज मेलिटस और दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो मेलिटस होती है दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, और इंसिपिडस जो होती है दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। तो ये आपको याद रखना है। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर किस किस चीज का क्या, कहां से क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप याद रखोगे सारी चीजों को। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन से प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी टॉपिक। इसके अंदर कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, इस पूरी यूनिट के अंदर एक टॉपिक रह गया हमारे पास विच इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो नेक्स्ट मास्टर क्लास होगी हमारी उसके अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा। डन। सो आज हमने यूरिन फॉर्मेशन देखा, यूरिन की क्या, अच्छा एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन कितना प्रोड्यूस होता है एक दिन में, एक चीज रह गई, हम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 1.6 लीटर यूरिन बनाते हैं पर डे। तो ये हमें सीखना है। तो 1.5 टू 1.6 लीटर ऑफ यूरिन पर डे दैट इज फॉर्म। पीएच 6 हो गया, ऑस्मोलैरिटी अप्रोक्स 600 टू 1200 ml मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गई। फिर क्या होगा, फिर आपको यूरिन के कंटेंट ये दिखाई। Then so this is what you had to study in the process of urine formation. तो बहुत easy है, इसमें कोई difficult नहीं है। ठीक है, so I guess this is all for today guys. See you guys in the next class. Please do revise this topic once. Okay, thank you.